Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhabahir, your course facilitator for the CAF FAR1 paper from Tabanis. And today we are going to discuss the most comprehensive question, that is Hadero Limited related to the IS 38, and actually with IS 8 we will be looking for the application of the IS 38, that is intangible, along with IS 8 in this particular question. और ये जो सवाल है 19 मार्क का इसका साइज़ है इस सवाल का, and we did not see any kind of a question with such quantum availability of marks in the last recent past papers of the ICAP. 19 मार्क का इसका एक सवाल है, भारी भरकम किस्म का एक क्वेश्चन है, और इस सवाल को हम डिकोड भी करेंगे, आज सॉल्व भी करेंगे, ताकि आपकी फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आपका पार्ट बन सके. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट लुक एट द रिक्वायरमेंट. प्रिपेयर नोट्स ऑन द इंटेंजिबल एसेट. हमें ये पता है कि आईकैप के पास इंटेंजिबल एसेट को पूछने के 2 से 3 तरीके हैं, जिसमें मोस्ट फेवरेट तरीका इसका नोट्स है, यानी कि आपको डिस्क्लोजर्स बनाने होंगे ऑन द इंटेंजिबल एसेट. पता चल गया सवाल इंटेंजिबल के ऊपर है. एंड बड़ा भारी भरकम किस्म का वर्ड है आईकैप के अंदर, इन विच हम ये देखते हैं कि जब भी एंड का वर्ड आता है तो आईकैप एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से कि वो एक सेपरेट हेडिंग देगा उस रिक्वायरमेंट को सेपरेट करने के लिए. तो एंड का मतलब है करेक्शन ऑफ एरर, तो इसका मतलब है ये 38 की रिक्वायरमेंट है और ये 8 की रिक्वायरमेंट है, और 8 और 38 मिलकर सवाल बना है. फॉर द इंक्लूजन इन HL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 और इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द IFRS. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको रेलिवेंट IFRS की रिक्वायरमेंट लगानी है और 38 और 8 की एप्लीकेशंस लेकर आनी है. ठीक है जी. अब इस सवाल को थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल के अंदर है क्या. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू द इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द हदेरो लिमिटेड. यहाँ से भी हमें पता चल गया कि हदेरो लिमिटेड एक इंटेंजिबल एसेट के कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है. अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि वॉट एवर द क्वेश्चन विल बी, यू विल हैव टू स्किम थ्रू और स्कैन द होल क्वेश्चन एट फर्स्ट. डोंट सॉल्व, रीड एंड सॉल्व द रिक्वायरमेंट एज यू रीड इट. हमें पूरा सवाल एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि इस पूरे सवाल में है क्या. ठीक है. तो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड, मेरे पार्ट से रिलेटेड, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितनी तरह के इंटेंजिबल्स एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इस पहली रिक्वायरमेंट को पढ़कर मुझे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि ये लाइसेंस से रिलेटेड है, क्योंकि आप जब 15, 20, 25 सवाल की प्रैक्टिस कर चुके होते हो तो आपका दिमाग इसी तरह चल रहा होता है. तो पहला पैराग्राफ लगता है कि लाइसेंस से रिलेटेड है, ये पहला एक इंटेंजिबल है. ठीक है. एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, अच्छा दूसरा पॉइंट जो है वो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो ये दूसरा इंटेंजिबल मुझे मिल रहा है जिसको एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है. एक्सक्यूज मी. दूसरे पार्ट का पार्ट बी, पार्ट सी हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही है. ये पूरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, नया पुराना इसको देख लेंगे. उसके बाद बल्कि ये पॉइंट भी सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड है. अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास ऐसा लगता है कि कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये हमारे पास डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि थर्ड इंटेंजिबल है. तो ये याद रखिएगा कि जब हम 20-25 सवाल कर चुके होंगे तो हम इसी तरीके से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहे होंगे. और उसके बाद ये पूरा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेवलपमेंट पे ही आ रहा होगा, और इसी के अंदर शायद कुछ एरर्स भी आ रहे होंगे या शायद कुछ ऊपर के पॉइंट्स पे एरर्स आ रहे होंगे. उसके बाद पार्ट 4 बोलता है कि HL यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल ओके फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. ठीक है. ये कुछ पॉलिसीज़ बता रहा है कंपनी की, और ये जाननी बड़ी ज़रूरी है. क्यों, मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि ये कहता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करता है. इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक्टिव मार्केट नज़र आ गई इंटेंजिबल एसेट के सवाल के अंदर तो हम रिवैल्यूएशन उसको कर देंगे, अगर नज़र नहीं आई तो नहीं करेंगे. यहाँ अगर कॉस्ट मॉडल लिखा हुआ होता और एक्टिव मार्केट फिर भी नज़र आ जाती तब भी हम ना करते, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल जब तक कॉस्ट मॉडल है तब तक हम इसको रिवैल्यू नहीं कर सकते. वेर एवर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो तहाँ तक करना है. एंड अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन यूजिंग NRV, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू. अभी बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात लिखी गई है, क्योंकि यूजुअली जब भी हम रिवैल्यू कर रहे होते हैं तो हम नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू पे नहीं कर रहे होते, हम फेयर वैल्यू पे कर रहे होते हैं. नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये हो गया कि समथिंग द एग्जामिनर सोच रहा है कि सरकार आप कुछ ऐसी वैल्यू लेकर आओ जो कि नेट बने, ग्रॉस से नेट बने. अब वो कॉस्ट टू सेल देखकर बनाता है या रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके बनाता है, यानी कि हमें यूजुअली रिवैल्यूएशन जब भी हम कर रहे होते हैं तो यूजुअली हम फेयर वैल्यू पे कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू के ऊपर आपको जो है वो रिवैल्यू करना है. अच्छा, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन मेथड आर
चार्ज्ड यूजिंग द SLM मेथड, इसने बता दिया। अगर यहाँ पे ये RBM मेथड कह देता तो परसेंटेज के हिसाब से कर देते। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत हमें पूरे सवाल को पढ़ना है। ये हमारी होगी पहली स्कैनिंग। अब हम थोड़ा सा स्किम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, हमें जाना है कब? 31 दिसंबर 2022 तक हमें जाना है। हम खड़े हुए कहाँ पर हैं? 1 मई 2022 तक, ठीक है। 8 महीने पहले हम खड़े हुए हैं। 8 महीने में पहले में ये कहता है कि सरकार HL ने एक एक्वायर किया लाइसेंस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹174 मिलियन। इसने डायरेक्ट आपको बता दिया कि भाईजान 174 मिलियन का मैंने लाइसेंस एक्वायर किया है। अगर ये ना बताता तो ये किस तरह से और सवाल दे सकता था? ये आपको सवाल इस तरह देता कि भाई मेरी परचेज कॉस्ट इतनी थी, मैंने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इतने पे किए, मेरे कंसल्टेंसी चार्जेस इतने थे, तो वो हम सबको ऐड कर लेते। हमें पता ही है कि कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, और हम उन सबको ऐड कर लेते तो 174 उस तरह बन जाता। इसने बता दिया डायरेक्ट, ठीक है। HL प्लान टू यूज़ अ लाइसेंस फॉर 6 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइफ्स दे दी गई है, एक 8 साल, एक 6 साल। 8 साल हमारी टोटल लाइफ है और 6 साल हमारी ऐसा लगता है कि लीगल लाइफ है। तो हम IS 38 के रूल के हिसाब से हम किस पे जाएंगे? शॉर्टर ऑफ पे जाते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए यहाँ पर लीगल लाइफ 6 साल है, 8 साल इसकी टोटल लाइफ है, तो हमारे लिए यूज़फुल लाइफ 6 साल हो गई। क्यों? क्योंकि वी ऑलवेज टेक द शॉर्टर ऑफ। हम शॉर्टर ऑफ लेते हैं और हमारे लिए 6 साल यूज़फुल लाइफ हो गई, और हम इसको इसी तरीके से एमोटाइज कर रहे होंगे। आई विल नॉट बी यूजिंग द वर्ड डेप्रीसिएशन बिकॉज द डेप्रीसिएशन वर्ड is being used for referring to the tangible. We are solving the intangibles. अच्छा, आगे लिखते हैं लाइसेंस आर ट्रेडेड इन एक्टिव मार्केट। चलो बात यानी इन्होंने कहानी ख़त्म कर दी। क्या मतलब? कि सर जब ये एक्टिव मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि हमें इसको रिवैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा, एक्टिव मार्केट जब भी 38 के अंदर आता है, 2 चीज़ें आती हैं, एक रेजिडुअल वैल्यू और एक हमारे पास आता है रिवैल्यूएशन। क्योंकि ये दोनों के लिए हमें ये एक्टिव मार्केट होना लाजमी है। रेजिडुअल वैल्यू के लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ कि रेजिडुअल वैल्यू के लिए हमारे पास या तो एक्टिव मार्केट हो और हमारे पास वो एसेट हमारी लाइफ के एंड तक रहे, दूसरा थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो। ये दोनों में से कोई एक होगा तो हम उसके लिए रेजिडुअल वैल्यू को ले लेंगे, और रिवैल्यूएशन के लिए हमारे पास एक्टिव मार्केट का होना बड़ा ज़रूरी है। एज ऑन 31 दिसंबर 2022, चाहिए भाई 8 महीने के बाद कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ अ न्यू लाइसेंस वैलिड फॉर 8 ईयर्स इज़ 192 मिलियन। ये क्या हो गई सर? ये 192 मिलियन की हो गई, ठीक है सर। वाइल द ओल्डर लाइसेंस, कहता है ओल्डर लाइसेंस की जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से वैल्यूशन होगी? सेल एट अ फेयर वैल्यू ऑफ अ न्यू लाइसेंस वैल्यू, सेल एट अ फेयर वैल्यू ऑफ अ न्यू लाइसेंस वैल्यू लेस 2 मिलियन फॉर ईच मंथ द लाइसेंस हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, ठीक है। अब इसने क्या बात करी, पहले तो इसकी बात को समझ लेते हैं। देखिए पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि सर रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता क्या है। रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कॉस्ट में से RV माइनस करते हैं, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझें आप, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, तो रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है ये वो अमाउंट है जो कि आपका टेक्निकली इनफ्लो है, यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि आउटफ्लो नहीं है। इट इज़ नॉट इक्वल टू आउटफ्लो लाइक कॉस्ट। देखिए ना, ये तो आउटफ्लो है ना, टेक्निकली देखा जाए तो ये तो मेरा आउटफ्लो हो गया। तो मैं अभी कर क्या रहा हूँ? मैं आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इट्स इक्वल टू एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर रहा हूँ। यानी कि मैं उस अमाउंट को डेप्रीशिएट नहीं करना चाह रहा जो मेरा आउटफ्लो है ही नहीं, तभी तो मैं आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस कर रहा हूँ कि रेजिडुअल वैल्यू तो मेरा इनफ्लो है, ये वाली अमाउंट तो मेरे पास आ ही जाएगी। तो जब आ ही जाएगी या गई ही नहीं तो मैं उसको डेप्रीशिएट क्यों करूँ? एक बात तो ये। अब इस रेजिडुअल वैल्यू को बताने के जो ICAP ने तरीका इस्तेमाल किया वो थोड़ा डिफरेंट तरीका किया है। वो आपको ये नहीं बता रहा कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आपका इनफ्लो इतना होगा। वो आपको ये बताना चाह रहा है कि भाईजान आपका जो इनफ्लो है ना वो आपके पास आएगा नहीं। आपके पास जो इनफ्लो है ना वो आएगा नहीं, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू तो आपके पास आएगी नहीं, लेकिन जो जा रहा होगा वो जाएगा भी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो जा सकता था वो गया भी नहीं, तो टेक्निकली वो मेरा इनफ्लो हो गया। यानी कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि 6 साल तुम्हारे पास लाइफ रही, 6 साल तक तुम्हारे पास लाइसेंस रहा। लाइसेंस की उम्र क्या थी? एक्चुअल 8 साल, ठीक है।
अब तुमने तो इस लाइसेंस को 6 साल जो तुम्हारे पास ये रही, तुमने इसको 6 साल तक इस्तेमाल किया, जबकि उसकी उम्र तो 8 साल है। यानी कि 8 साल अगर तुम इस लाइसेंस को इस्तेमाल कर लेते तो इसकी जो कॉस्ट होती वो ज़ीरो हो जाती, क्योंकि तुम तो उसको पूरा इस्तेमाल कर चुके। लेकिन तुमने 8 में से 6 साल इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये है कि इस कॉस्ट में से कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो तुम्हारा इनफ्लो तो नहीं होगा टेक्निकली, लेकिन जो तुमने यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि तुमने तो 8 साल की पूरी ज़िंदगी में से उस लाइसेंस की खाली 6 साल इस्तेमाल किया, तो 2 साल तो बच गए ना उसके। तो वो जो 2 साल बच गए, उसकी जो वैल्यू है टेक्निकली 2 साल की, वो जो वैल्यू है ना, वो तुम्हारे लिए इनफ्लो तो नहीं है, लेकिन वो टेक्निकली तुम्हारे लिए आउटफ्लो भी नहीं हुआ, क्योंकि तुमने इसकी कॉस्ट तो बियर नहीं करी। तो याद रखिएगा कि जब एक लाइसेंस की लाइफ उसकी लीगल लाइफ से ज़्यादा होती है, तो जो बची हुई लाइफ की जो वैल्यू होती है वो हमारे लिए रेजुअल वैल्यू बन जाती है, अगर एग्जाम्पल उसका कोई ख़ास तरीका बता दे। मतलब मान लीजिए कि ये जो एक्स अमाउंट है, जो मैंने आपको बताना चाह रहा था, ये एक्स अमाउंट है, ये वो 2 साल की, ये वो 2 इयर्स की लाइफ, 2 इयर्स की लाइफ की जो वैल्यू है, ये वो है जो कि मेरे पास इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो जब मेरे पास इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो मैं इसको डेप्रिशिएट क्यों करूं? अच्छा ठीक है, तुम तो डेप्रिशिएट वैसे भी नहीं कर रहे, क्योंकि तुम तो नीचे शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ ही शॉर्टर ऑफ कर रहे हो, तो तुम तो वैसे भी इसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि लाइसेंस एक्टिव मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, और एग्जामिनर ने एक्टिव मार्केट की एक चीज़ मुझे बताई है, और वो जो चीज़ है वो कॉस्ट में से भी निकलनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो मैं इसको ज़ीरो तसव्वुर करता। इस वजह से मैं न्यूमरेटर को भी हिलाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ डिनोमिनेटर तो काफ़ी था। तो मैं न्यूमरेटर को इसलिए हिलाना चाह रहा हूँ क्योंकि कॉस्ट माइनस जो आरवी है उसका एक तरीका मुझे एग्जामिनर ने दिया हुआ है, लेकिन वो तरीका इस तरह बच्चों की तरह नहीं दिया हुआ आपको कि भाईजान ये जो है ना, ये इनफ्लो है और इस इनफ्लो को माइनस कर दो। नहीं, इस तरह नहीं दिया हुआ। उसने कहा है तुम्हारा इनफ्लो नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई आउटफ्लो भी नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हारे पास से कोई चीज़ गई भी नहीं, और चूँकि गई नहीं तुम्हारे पास से, चूँकि तुमने लाइफ ही 6 साल की इस्तेमाल करी, तो टेक्निकली वो तुम्हारे पास से जो गई नहीं और तुम उसको पहले ही वो कर चुके, तो वो तुम्हारा आखिरी का इनफ्लो बन गया। तो बराए मेहरबानी आप एक काम करना कि आपने जो अक्वायर किया है ना लाइसेंस, वो कितने का अक्वायर किया है हमने सवाल के अंदर देखा, आपने 174 का अक्वायर किया है, तो उस पर डेप्रिशिएट मत करना। अच्छा भाई क्या करें सर? आगे जाके ये बताता है कि सर जो लाइसेंस की जो वैल्यू है ना, वो हर महीने 2 मिलियन से घट रही है। क्या मतलब हुआ? हर महीने 2 मिलियन से घट रही है। क्या मतलब हुआ सर? समझ में नहीं आया। देखिए ना, लिखा हुआ है ना, वाइल द ओल्डर लाइसेंस सेल एट अ फेयर वैल्यू लेस ₹2 मिलियन फॉर ईच मंथ द लाइसेंस हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। इस लाइन का मतलब ये है कि हर महीने 2 मिलियन से मेरी लाइफ घट रही है। इसका टेक्निकल एक मतलब ये भी हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ कितने से, मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 12 से, मेरी 6 साल की लाइफ में कितने महीने आते हैं? मेरी 6 साल की लाइफ में 72 महीने आते हैं। और इन 72 महीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो आप टेक्निकली देखें तो मेरा एसेट जो है वो 144 मिलियन से डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए ना? बिल्कुल सर, हो जाना चाहिए। क्योंकि लेकिन लाइफ जो है वो इस पूरी उसकी जो लाइफ है ना, वो 6 साल है नहीं, लाइफ है 8 साल। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 8 साल को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 से और मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 192। क्या मतलब हुआ? जो लाइसेंस की करंट फेयर वैल्यू है वो 192 मिलियन है। तो अगर मैं मुस्तकिल 2 मिलियन को मल्टीप्लाई करता रहूँ 8 साल तक हर महीने, तो मेरा पूरा जो एसेट है वो
डेप्रिशिएट हो चुका होगा करंट फेयर वैल्यू के हिसाब से। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज़ के लिए दिया था, इसको सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए दिया था कि अगर मेरी यूज़फुल लाइफ और मेरी टोटल लाइफ 6 साल होती तो 144 से डेप्रिशिएट हो चुका होता, लेकिन मेरी जो टोटल लाइफ है ना वो 8 साल है और हर महीने 2 मिलियन से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर मैं इसको पूरा साल इस्तेमाल करता तो मेरी 192 से जो है वो डेप्रिशिएट हो चुका होता। लेकिन मसला ये है कि मैं तो खड़ा हुआ हूँ किधर, मैं तो 6 साल की यूज़फुल लाइफ लूँगा शॉर्टर ऑफ पे और 174 लूँगा। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू में क्या करूँगा, मैं रेजिडुअल वैल्यू उस 2 साल की, जो कि छठे साल के बाद 7वां और 8वां साल है, उस 2 साल की रेजिडुअल वैल्यू मेरे पास बच जाएगी, यानी कि वो नहीं जाएगी। तो उस 2 साल की जो वैल्यू है वो मैं एज रेजिडुअल वैल्यू लेकर यहाँ 174 में से माइनस करके क्या करूँगा, अपना काम कर रहा होगा। तो आइए थोड़ी वर्किंग भी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग करना सिखा रहा हूँ, फिर हम अपने मेन फॉर्मेट के अंदर इसको प्लग इन कर लेंगे। तो सर सबसे पहले मैं लाइसेंस की बात करने लगा हूँ। लाइसेंस में सर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो कॉस्ट है वो है 174 मिलियन। ठीक है सर, यहाँ लिख देता हूँ मैं रुपीज़ इन मिलियन, 174 मिलियन है। अच्छा 174 मिलियन में मैं क्या करूँगा, चूँकि इंटेंजिबल है तो मैं अमोर्टाइजेशन निकाल रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ सर। इसको मैं वर्किंग नंबर 1 कह देता हूँ। अमोर्टाइजेशन में कैसे निकालूंगा सर, 174 माइनस कितना, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 12 क्या है सर, ये 12 महीने हैं। ये 2 क्या है, ये 2 साल है। और ये 2 क्या है, ये हर 2 महीने से जो डेप्रिशिएट हो रहा है। इसको और आसान कर लेते हैं, तो 2 मिलियन से रुपीज़ 2 मिलियन से जो मेरा हर महीने एमोटाइज हो रहा है, यानी कि वैल्यू गिर रही है, मल्टीप्लाई बाई 24, 2 साल जो मैंने उस एसेट को यूज़ ही नहीं किया। 6 साल के बाद 2 साल तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, तो वो वाला अमाउंट मेरा बच गया। ये रेजिडुअल वैल्यू बताने का एग्जामिनर का एक तरीका है। तो उस 24 को मल्टीप्लाई बाई जब मैं 2 करूँगा तो भाईजान ये 48 में इसको मैं लूँगा, इसको माइनस करूँगा, इसलिए क्योंकि उन 2 सालों को मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसको मैं डेप्रिशिएट क्यों करूँ। और डिवाइड कर दूँगा इसको किससे, 6 से। 6 से क्यों करूँगा सर, 6 से इसलिए करूँगा क्योंकि शॉर्टर ऑफ ले रहा हूँ। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूँगा सर, उसके बाद मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12। क्यों 8 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि सर मैं मई में खड़ा हुआ हूँ और मई से दिसंबर तक 8 महीने होते हैं। तो ये याद रखिएगा सर कि ये कुछ इस तरीके से मैं कुछ वर्किंग कर रहा होऊंगा। तो मेरा 174 मिलियन की मेरी कॉस्ट आएगी और मेरा जो ये जो निकलेगा प्लस माइनस करने के बाद ये मेरा 14 निकलेगा। और इसी तरीके से ये मेरी एमोटाइजेशन आ जाएगी और एमोटाइजेशन होने के बाद यहाँ पे हम इसको रिवैल्यू भी कर रहे होंगे। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे सर, जब ये 174 माइनस 14 हो जाएगा, उसके बाद जब हमें इसको रिवैल्यू करना है, यानी कि उसने कहा कि एज ऑन 31 दिसंबर 2022 फेयर वैल्यू ऑफ द न्यू लाइसेंस वैलिड फॉर 8 ईयर इज़ 192 मिलियन। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भाई आप इसको रिवैल्यू करो, तो सर रिवैल्यू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। रिवैल्यू करने के लिए हमें सबसे पहले कैरिंग वैल्यू चाहिए एग्जिस्टिंग की। तो 174 में से जब मैंने 14 माइनस करा तो मेरे पास 160 आ गया। ये मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई। मुझे कैरिंग वैल्यू तो लाजमी चाहिए ना सर रिवैल्यूशन करने के लिए। अब जब मैंने इसको रिवैल्यू करा तो कैरिंग वैल्यू को मैं कंपेयर करता हूँ किससे, फेयर वैल्यू से। अब मैं इसको फेयर वैल्यू यानी कि 192 से कंपेयर कर लेता, लेकिन मुझे एग्जामिनर ये कहता है कि भाईजान जब भी आप रिवैल्यू करेंगे तो यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू के हिसाब से करेंगे। अब ये इसने आके मुझे मेरे हाथ पाँव बांध दी कि भाई नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू से कंपेयर करें। अब नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये हो गया कि मैं जब इसको 192 से जब इसको कंपेयर करने लगूंगा, अब इसको मैं 192 से नहीं करूंगा बल्कि जितने महीने यूज़ हो गए इसमें से ये माइनस कर दूंगा। क्योंकि मैं ये मुझे बताना ये चाह रहा है कि भाई हर महीने 2 मिलियन से इसका अमाउंट गिर रहा है। हर महीने 2 मिलियन से इसका अमाउंट टेक्निकली देखा जाए तो गिर रहा है। तो मेरे लिए नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू यानी कि 31 दिसंबर 2022 को मुझे 192 नहीं मिलेगा। मेरे पास फेयर वैल्यू 192 है, लेकिन जो लाइसेंस है
अगर इसकी मैं नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू देखूं तो 8 महीने का गिर भी चुका है। जैसे ही 2022 में मैंने लाइसेंस लिया तो हर महीने 2 मिलियन से वो गिरे जा रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे 16 इसमें से माइनस होगा कैसे, 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 8, रुपीज़ 2 मिलियन से तो गिर रहा है, और मल्टीप्लाई बाई 8, ये 8 क्या है, ये नंबर ऑफ मंथ्स है टिल दिसंबर, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ मई टू दिसंबर, ये हमारे पास मंथ्स है। और 192 में से माइनस इसलिए किया क्योंकि नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू कह रहा है कि भाई नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू लेकर आओ, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू हमारे पास 192 माइनस 16 बनती है। अच्छा 192 माइनस जब 16 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 176। तो ऐसा लगता है कि ये रीवैल्यू हो चुका है, तो बिल्कुल हो चुका है सर, 16 से आपका रिवैल्यूशन सरप्लस निकल आ गया है। तो इस तरीके से आप लाइसेंस को लेकर चल रहे होंगे। दूसरी हम वर्किंग कर लेते हैं सर, हमारे पास जो दूसरी वर्किंग है वो सॉफ्टवेयर की है, तो ज़रा सॉफ्टवेयर की वर्किंग भी कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की वर्किंग क्या करना है। सॉफ्टवेयर की वर्किंग के अंदर कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2022 में HL ने एक अक्वायर्ड किया मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 410 मिलियन। ठीक है सर, HL ने जब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अक्वायर किया, इसका मतलब ये भी अक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, परचेज है, इसको बिल्कुल आप जो है वो लेकर चलेंगे, अक्वायर्ड किया है, यानी कि मिडल ऑफ द ईयर है। अच्छा, HL अक्वायर्ड इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ ₹20 मिलियन फॉर कंसल्टिंग चार्जेस। ठीक है, कंसल्टिंग चार्जेस बिल्कुल आते हैं, कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, लेकिन टू सेलेक्ट एंड इवेल्युएट द अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर अब नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कंसल्टिंग चार्जेस अगर इवैल्यूएशन के प्रॉपर स्टेज पर हैं, या अभी आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, यानी कि एक ऐसे स्टेज पर है जिससे आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर वो वाले कंसल्टेंसी चार्जेस आपका पार्ट नहीं बनते हैं, ये हमें समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस कंसल्टेंसी चार्जेस को इग्नोर कर देंगे और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन जाएगा। HL expects an indefinite life can be achieved if HL further expenditure to enhance its performance standards by integrating artificial intelligence into this software। वो कहता है कि इंडिपेंडेंट लाइफ में एक्सपेक्ट करता हूँ अगर ये हुआ, फ्यूचर एक्सपेंडिचर हुए तो, भाई हुए तो नहीं, हाँ, विदाउट सच एक्सपेंडिचर द सॉफ्टवेयर इज प्रोजेक्टेड टू बिकम टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट इन 5 years। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट लाइफ थी, एक इंडेफिनेट लाइफ थी, और एक हमारे पास थी 5 years। अगर खाली इंडेफिनेट लाइफ रहती और ये कहता कि हाँ यार ये इंडेफिनेट लाइफ रहती, मतलब इसकी कोई लाइफ नहीं है, तो हम इसको इम्पेयर करते, एमोटाइज नहीं करते, लेकिन अब चूँकि इंडेफिनेट लाइफ है और हम इसको प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, तो अब 5 years को लेंगे और इसको शॉर्टर ऑफ के ऊपर एमोटाइज कर देंगे। और अगर का वर्ड भी है तो हमें पता भी नहीं है कि सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है, तो हम इसको एमोटाइज कर देंगे 5 साल में। आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वुड हैंस देयरफॉर सर्व लिमिटेड पर्पस। अब ये अगेन दोबारा ICAP की तरफ से एक हिंट है कि एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर था, इसका मतलब अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ तक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है। तीसरे पैराग्राफ में आके पता चल रहा है कि सरकार कंपनी के अंदर एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर भी है। यहाँ तक तो सारी न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर बातचीत चल रही थी, तो यहाँ पर आके हमें पता चला कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर भी है। अब एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का तो पता चला ही चला, लेकिन ये कहता है सर्व लिमिटेड पर्पस, इसका मतलब ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इम्पेयर हो गया, इंडिकेटर है लिमिटेड पर्पस। तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का भी पता चला और लिमिटेड पर्पस का मतलब कि इम्पेयर हो गया। अब आपको ये नहीं बताएगा कि सरकार ये इम्पेयर हो गया, सर्व लिमिटेड पर्पस का मतलब इम्पेयर हो गया। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वॉज अक्वायर्ड एट ₹250 मिलियन, वॉज अक्वायर्ड किया गया था कब, 31 दिसंबर 2021 को। तो सर क्या आप इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, इसको ओपनिंग बैलेंस पे लेकर आएंगे, क्योंकि हम खड़े हुए हैं 31 दिसंबर 1 जनवरी 2022 में, और ये 31 दिसंबर 2021 का बता रहा है। तो इसका मतलब सरकार ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन नहीं हुई है, ओपनिंग बैलेंस हुआ। कितने का, 126, अच्छा 240 मिलियन का ओपनिंग बैलेंस, और जिसमें से 126 मिलियन में एमोटाइज हो चुका था, हैड बीन एमोटाइज, यानी कि एमोटाइजेशन का भी ओपनिंग बैलेंस है बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। चलो भाई 2021 को इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी, 10 साल थी, 10 साल। लेकिन ऑन 31 दिसंबर 2000 HL हैज़ एस्टिमेटेड द वैल्यू इन यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू बी ₹58 मिलियन। सही है सर, 31 दिसंबर 2022 को, यानी कि जो आपके ईयर एंड के ऊपर जो इसकी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की जो मार्केट वैल्यू थी, वैल्यू इन यूज़, वो 58 मिलियन थी। आपको पता है वैल्यू इन यूज़ का वर्ड इस्तेमाल होता है IAS 36 के अंदर, इम्पेयरमेंट के अंदर। तो सर मुझे ये समझ नहीं है कि इस पर इम्पेयरमेंट क्यों लगा,
इम्पेयरमेंट इसलिए लगा क्योंकि उसने वर्ड यूज़ किया सर्व लिमिटेड पर्पस, इसका वजह से इसका इम्पेयरमेंट हो गई। अच्छा, लिमिटेड पर्पस हो गया, इम्पेयरमेंट हो गई, तो इसका मतलब है कि इसकी यूज़फुल लाइफ भी 10 साल नहीं रहेगी। लाइफ का भी रिवीजन आ रहा है। जब लाइफ का रिवीजन आ रहा है इसका मतलब IAS 8 की एप्लीकेशन भी आ रही है। आप दिमाग में ये रखोगे कि जब भी कोई एसेट इम्पेयर होगा या कोई एसेट फ्यूचर का इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे पा रहा तो वो इम्पेयर हो गया। तो जब इम्पेयर हो गया तो भाईजान उसकी वैल्यू इन यूज़ भी निकलेगी और उसकी लाइफ भी रिवाइज हो रही होगी। या आपने दिमाग चलाना है। दिस वैल्यूएशन हैज़ बीन कंप्यूटेड यूजिंग द कैश फ्लोज प्रोजेक्टेड ओवर द रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 2 ईयर्स। अब कितनी अजीब बात इसने करी कि 2 साल जो यूज़फुल लाइफ थी वो कब तक थी, वो रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ थी 2022 में। तो सर 2 साल 22 में तो थी, लेकिन ओपनिंग बैलेंस कब का गिवन है, 31 दिसंबर 2021 में। तो जब 31 दिसंबर 2021 में ओपनिंग बैलेंस है और लाइफ रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ 2022 में गिवन है 2 साल, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो दिसंबर 2022 में आपको एक बंदा बता रहा है कि इसकी जो रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ है वो 2 ईयर्स है। ठीक है भाई, और दिसंबर 2021 में आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो भाई जब 2022 में 2 साल होगी तो 2021 में कितनी होगी, 3 ईयर्स। तो जब 2021 में 3 ईयर्स होगी तो हम इस सॉफ्टवेयर को एमोटाइज कर रहे होंगे 3 साल में, इसलिए क्योंकि 1 साल पहले उसकी लाइफ 1 साल ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से ICAP ने इस सवाल के अंदर घुमाने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, तो कोई बात नहीं सर, हम सॉफ्टवेयर की वर्किंग भी पहले कर लेते हैं। आइए सर, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के अंदर ओपनिंग बैलेंस को तो छेड़ेंगे ही नहीं, और ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पल के लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना था भाई, 240 मिलियन था। ठीक है, रुपीज़ इन मिलियन चल रहा है, मैं उसको वापस नहीं लिख रहा। हमारे पास एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन कितनी थी भाई, 126 मिलियन थी। अच्छा, ये दोनों हम जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 114 आ जाता है, ये हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ जाती है इसकी। ये मैंने क्यों निकाला है मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि दोनों की यूज़फुल लाइफ डिफरेंट है, इस वजह से हमें इसको अलग करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। हालांकि दोनों सेम कॉलम में आएंगे, लेकिन इसको मैंने अलग इसलिए करा क्योंकि दोनों की यूज़फुल लाइफ डिफरेंट है। अभी बताता हूँ कैसे। आइए सर, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। उसके बाद कैरिंग वैल्यू के बाद हमारे पास जो एक्विजिशन हुई है, सेपरेट एक्विजिशन हुई है, वो हुई थी 410 मिलियन की, 20 मिलियन इग्नोर कर देंगे। अब 410 मिलियन की सर जब हमारे पास हुई तो 410 मिलियन जब हमने लिए तो हमारे पास जो इसकी यूज़फुल लाइफ थी वो कितनी थी भाई, ये इसकी अगर आपने देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि इसकी यूज़फुल लाइफ है 5 साल। देखिए, उसकी यूज़फुल लाइफ जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था उसकी यूज़फुल लाइफ 3 साल रह गई, इसकी 5 साल है। तो चूँकि अलग अलग है तो इसलिए हमने कैरिंग वैल्यू अलग अलग तरीके से निकाली। तो सर इसकी 410 को अगर मैं उसकी निकालने जाऊँ तो सेपरेट एक्विजिशन के अंदर इसकी जब अगर एमोटाइजेशन निकलेगी तो कितनी निकलेगी, जस्ट 410 डिवाइडेड बाई 5, और 1 जुलाई 2022 को लिया, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, आज तक 6 महीने होते हैं। तो टेक्निकली 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, ये इसकी एमोटाइजेशन आ गई हमारे पास, जो कि गालिबन 41 आई। ठीक है सर, तो 410 में से अगर मैं 41 माइनस कर दूं तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी नए सॉफ्टवेयर की। 410 कितना आता है भाई, माइनस 41, तो मेरे पास आंसर आ गया कोई 369। ये मेरे पास नए सॉफ्टवेयर की कैरिंग वैल्यू आ गई। लेकिन सर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का भी तो कुछ करना है। हाँ बिल्कुल करना है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की भी तो। अभी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कब है यार, ये जो वैल्यू है ना वो है 31 दिसंबर 2021, टेक्निकली 1 जनवरी 2022, ये दोनों सेम डेट्स हो गई। अब हमने करना क्या है सर, हमने करना ये है कि वही बंदा बता रहा है कि भाई 31 दिसंबर को जब इसकी रिवाइज वैल्यू हमने करी तो इसकी लाइफ आनी थी रिमेनिंग 2 साल। और भाई हमें तो यहाँ से डिप्रिशिएट करना है ना, हम तो इसको डिप्रिशिएट करेंगे, इस अमाउंट को। हम खड़े हुए यहाँ पर हैं, तो जब 1 साल बाद 2 साल की हो गई तो 1 साल पहले कितने की होगी, तो सर 2 + 1 3 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को भी डिप्रिशिएट करेंगे। कितने पे करेंगे सर, 114 डिवाइडेड बाई 3, कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लाइफ तो शुरू से ही गिवन है, अमाउंट तो शुरू से गिवन है। तो सरकार ये आ गया 38। अब इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया सर कि
अपने इस 114 में से इस 38 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 114 माइनस 38, तो मेरे पास आंसर आ गया 76। तो क्या कहते हैं कि ये कैरिंग वैल्यू है? हम इसको कह सकते हैं कि ये कैरिंग वैल्यू एट 31 दिसंबर 2022 है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन 31 दिसंबर 2022 को इसने क्या करा, इसने बोला कि भाई 31 दिसंबर 2022 को आपकी जो हमने वैल्यू निकाली थी, वैल्यू इन यूज़, वो रह गई 58 मिलियन। वैल्यू इन यूज़ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की 58 मिलियन है भाई। तो जब मैं इसको 58 मिलियन से कंपेयर करूँगा भैया, जब मैं इसको वैल्यू इन यूज़ से कंपेयर करूँगा, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो ये मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट हो गई, 58 मेरे लिए रिकवरेबल अमाउंट हो गई। अब 76 और 58 को जब मैं कंपेयर करूँगा तो मेरा एसेट ऑलरेडी 18 मिलियन से इम्पेयर भी हो चुका है सर। दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। तो मेरा एसेट 18 मिलियन से इम्पेयर हो गया। तो रिकवरेबल अमाउंट जाहिर सी बात है, आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो थी नहीं, वो आपके पास लाइसेंस में थी, सॉफ्टवेयर में नहीं थी। तो रिकवरेबल अमाउंट हो गया, और जब कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होती है रिकवरेबल अमाउंट से तो आपका एसेट इम्पेयर हो गया। आपने इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बना देना। तो दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग योर सॉफ्टवेयर। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो टोटल सॉफ्टवेयर की अगर हम कैरिंग वैल्यू देखें तो हमारे पास कितनी आ रही होगी। देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर, जो बचा हुआ सॉफ्टवेयर है वो है कितना, ये भी तो हम देखें थोड़ा सा। तो सर एक तो आपके पास ये बचा हुआ है 369 कैरिंग वैल्यू ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, ये कितना भाई, एक तो आपके पास ये 369 का जो बचा हुआ है ना, वो आपके पास बचा हुआ है। और आपके पास जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है सर, 369 का और ये 58 का रिकवरेबल अमाउंट। क्योंकि जब आप 76 को इम्पेयर करोगे तो आपका जो एसेट है वो 58 पे आ जाएगा। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 58। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 427 मिलियन। ये हमारे पास भाई एसेट बचा हुआ है, सब कुछ मिल मिला के, पुराना छोटा नया सब कुछ इन्वॉल्व्ड। तो दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग योर इम्पेयरमेंट, द सॉफ्टवेयर पार्ट। लास्ट हमारे पास वर्किंग नंबर 3 है सर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है जी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लेते हैं। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास बड़ा क्लियर उसने बताया हुआ है कि भाई हमने क्या किया है। ड्यूरिंग 2022 को हमने क्या किया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटायर कॉस्ट ऑफ 1050 मिलियन इनकम ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैड बीन रिकॉर्डेड इन इंटेंजिबल एसेट विदाउट कंसिडरिंग द फॉलोइंग पर्टिनेंट फैक्ट्स। आपने पूरे 1050 मिलियन जो है ना वो आपने पार्ट बना दिया प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारी कमेंस हुई 1 अगस्त 2021 को। अब टिल द लॉन्च डेट ऑफ 1 अक्टूबर 2022 कुछ आपने ये कॉस्ट इनकर करी, जिसपे स्टाफ सैलरी भी है, इक्विपमेंट भी है, कंज्यूमेबल भी है, कंसल्टेंट भी है। रिकग्निशन क्राइटेरिया आपका इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल का मैट हुआ 1 फरवरी 2022 को, यानी कि आपके ईयर में। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंगली एक्सेप्ट द इक्विपमेंट विच वॉज परचेज स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑन 1 सितंबर 2021 को आपने परचेज करा। ये भी आपके एम्बिट से बाहर जा रहा है। और यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट है 8 साल। सर इस सवाल को समझने का एक तरीका है, हम इसकी सबसे पहले अगर हम इसकी ग्रिड बनाए ना तो हमारे पास चीज़ें स्टार्ट हो रही है भैया 1 अक्टूबर 2021 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कमेंसमेंट का मतलब है कि 1 अगस्त 2021 में आपकी कमेंसमेंट हुई है। क्या कमेंसमेंट का मतलब ये है कि रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया? नहीं। क्या कमेंसमेंट का मतलब ये है कि रिकग्निशन आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई? नहीं, ये तो कमेंसमेंट हुई है 1 अगस्त 2021 में। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास
2021 में कमिटमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट डेट है वो है प्लांट की परचेजिंग, और जो कि आपने स्पेसिफिकली इसी उसके लिए की है। ये कब हुई? 1 सितंबर 2021 में प्लांट की परचेजिंग हुई है स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब है स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोडक्ट से एक हिंट ये है कि सरकार इसका डेप्रीसिएशन तो पार्ट बन जाएगा, इसका डेप्रीसिएशन पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसने एक नई बात करी। क्या बात करी? बोला रिकग्निशन क्राइटेरिया जो मीट हुआ ना, एक एक डेट को लेकर चला करें, डेट से कंफ्यूज ना हुआ करें। हमने ये डेट ले ली, हाँ भाई ये डेट ले ली, हमने ये वाली डेट ले ली, हमने ये वाली डेट भी ले ली, हमने अब ये डेट ले रहे हैं। इसके बाद कौन सी डेट है? रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ 1 फरवरी 2022 को, यानी कि हमारे साल के अंदर आ गया। हाँ भाई आ जाओ। 1 Feb 2022 को क्राइटेरिया मैट हो गया। ठीक है भाई, जब क्राइटेरिया मैट हो गया इसका मतलब वो जो पायलट का क्राइटेरिया था वो मैट हो गया। अब लास्ट डेट हमारे पास बची कौन सी भाई? किधर गया? हाँ, हमने ये वाली डेट भी ले ली। ठीक है, और हमारे पास अब है 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्चिंग डेट है। अच्छा भाई आ जाए ज़रा सा, लॉन्चिंग डेट को भी खेल लेते हैं। उसने कहा भाई जो लॉन्चिंग डेट है वो है 1 अक्टूबर 2022, ये इसकी लॉन्चिंग डेट है। ठीक है, और ये हमारा ईयर एंड है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारा 31 दिसंबर 2022 ये हमारा ईयर एंड है। अब देखिए इससे ना कुछ चीज़ें हम असम्पशन पे लेते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। पहली बात तो ये भाई कि हमारा कैपिटलाइजेशन इसने क्या किया, इसने पूरी की पूरी 1050 मिलियन पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर दिया। पहली बात तो पूरे का पूरा 1000 मिलियन कैपिटलाइज होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो ये यही कैपिटलाइज नहीं होगा, आपका ये वाला प्लांट जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। हाँ, इसका डेप्रीसिएशन ज़रूर कैपिटलाइज होगा लेकिन ये कैपिटलाइज नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात इन मोहतरम ने क्या किया, इन्होंने एक तो ये काम गलत किया कि पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर दिया, ये काम गलत किया। दूसरा इन्होंने काम क्या गलत किया कि इन्होंने रिकग्निशन डेट ही नहीं देखी। भाई देखिए ना, 1050 मिलियन जो था, ये देखिए अगर आप टेक्निकली, ये कब से स्टार्ट हुआ? ये जो कॉस्ट है ना, ये स्टार्ट हो गई 1 अगस्त 2021 से। ये भी 1 अगस्त 2000 अच्छा ये 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट हुई, ये हुई 1 अगस्त 2021 से, ये भी 1 अगस्त 2021 से, क्योंकि आईकैप ने सिर्फ इसको बताया कि भाई ये 1 सितंबर 21 पे हुई है, बाकी तो सारी की सारी 1 अगस्त 2021 में हो गई। ये भी 1 अगस्त को हो गई, ये भी 1 अगस्त को, ये भी 1 अगस्त को। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे का पूरा 1050 मिलियन जो है ना ये उसका पार्ट बना दिया, कॉस्ट का पार्ट बना दिया, जो कि 100% गलत चीज़ है। पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि एक तो डिप्रीसिएशन की कॉस्ट तो आएगी नहीं, इक्विपमेंट की कॉस्ट आएगी नहीं, उसका डिप्रीसिएशन आएगा। एक तो काम ये गलत किया। दूसरा, इन्होंने डेट्स का ख्याल नहीं रखा। भाई हम तो कैपिटलाइज उसको करेंगे जो हमारे इस क्राइटेरिया में पूरा उतरे। यहाँ पे हमारे पास जो मीटिंग क्राइटेरिया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉस्ट है ना, हम सिर्फ उसको लेंगे, ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो हमारे लिए पार्ट ही नहीं है। हमारा जो स्वीट स्पॉट है वो ये स्वीट स्पॉट है, ये हमारा स्वीट स्पॉट है। यहाँ पे अगर कोई कॉस्ट आ रही है ना तो हम उसको पार्ट बनाएंगे, उसके आगे पीछे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे लिए स्वीट स्पॉट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमारे लिए स्वीट स्पॉट ही है। लेकिन हमारे लिए एक तरह से 1 अगस्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने 1050 मिलियन को इवनली अक्रू किया हुआ है। मतलब क्या मतलब सर? मतलब ये है सर कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो मैं वर्किंग करूँगा ना, वो बड़े अजीब ढंग से करेंगे। देखें कैसे ढंग से करेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वर्किंग इस तरह से होगी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट निकालूँ तो भाई 1050 मिलियन में से आप बराए मेहरबानी 420 मिलियन तो माइनस कर दें, क्योंकि यार ये तो इक्विपमेंट की कॉस्ट है, इक्विपमेंट की कॉस्ट तो पार्टी नहीं बनती, आप इसको तो हटा दें। हमने 420 मिलियन तो माइनस कर दिया। लेकिन अब
क्या माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा क्या मैं उसको पार्ट बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसको माइनस करने के बाद भी ये वाली पूरी कॉस्ट 1 अगस्त 2021 से है। ये 1 अगस्त 2021 से जो कॉस्ट लगी है ये लगी होगी लॉन्च डेट तक। अच्छा, अब अगस्त से लेकर टेक्निकली देखा जाए तो अगस्त 21 से लेकर दिसंबर 21 और जनवरी 22 से लेकर सितंबर 22 तक कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 12 और 2 14 महीने हो गए। अगर आप यहाँ से लेकर चलेंगे ना तो ये 14 महीने हैं। ये 1050 मिलियन जो है ना ये 14 महीने की कॉस्ट है, लेकिन मुझे तो 14 महीने की चाहिए ही नहीं है भाई। मैं तो सबसे पहले एक गलती जो इन्होंने करी, मैं तो सबसे पहले इसको माइनस करूँगा। हाँ, माइनस कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? आप तो सिर्फ इन महीनों की कॉस्ट लोगे ना, क्योंकि क्राइटेरिया तो यहाँ मीट हुआ है। तो ये कॉस्ट क्या है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, खाली 8 महीनों की। तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12 कर दूँगा। जब मैं मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12 करूँगा, अरे 12 भी नहीं करूँगा, 12 इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि है तो 14 महीने। मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 14 करूँगा मैं, क्योंकि 14 महीनों में ये कॉस्ट स्प्रेड हुई हुई है। ये 1050 मिलियन 14 महीनों की कॉस्ट है। तो आपने 420 मिलियन माइनस करके तो बहुत अच्छा काम किया कि वो तो एटलीस्ट 14 महीनों में भी पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो पार्ट ही गलत बना है। लेकिन जो पार्ट बनेगा वो भी 8 डिवाइडेड बाई 14 होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 360 मिलियन। एक तो आप ये बनाओगे 360 मिलियन तो कॉस्ट बनेगी ही बनेगी। दूसरा, डिप्रिसिएशन भी इसका पार्ट बनेगा। मैंने आपको बताया था कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन ज़रूर पार्ट बनेगा। तो जब डिप्रिसिएशन पार्ट बनेगा तो डिप्रिसिएशन में हमारे पास एसेट की कॉस्ट कितनी थी? एसेट की हमारे पास कॉस्ट थी 420। अच्छा, 420 ये 5 साल के लिए जा रहा है। तो आइए सर, 420 को अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो 420 डिवाइडेड बाई 5, ये 1 साल का डिप्रिसिएशन निकल आया, और मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12। क्यों 8 डिवाइडेड बाई 12? क्योंकि मैं फरवरी से लेकर सितंबर तक का ही डिप्रिसिएशन कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा, इसके अलावा उसका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा सारा एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट है। ये बेटा आ गया मेरे पास 56 मिलियन, और ये टोटल मिला के मेरे पास आ गया 416 मिलियन। ये हमारे पास डेवलपमेंट के पार्ट बनेगा। लेकिन सर सवाल ये है, लॉन्च डेट से लेकर यहाँ तक भी तो एक चीज़ निकलेगी, और उसको मैं कहूँगा एमोटाइजेशन। तो क्या 416 मिलियन में एमोटाइजेशन लगेगी? हाँ, बिल्कुल लगेगी। तो सर 416 पे को मैं डिवाइड करूँ कितने से? अगर टेक्निकली देखें तो हमारे पास कितने साल लाइफ थी? 8 साल। आप देखिए, यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 8 ईयर्स। तो ठीक है सर, 8 ईयर्स से इसको मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करूँगा सर? 3 महीने से, क्योंकि 3 महीने की अमोर्टाइजेशन निकालनी है। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया सरकार? 13 आ गया। ये मेरे पास इसका जो आंसर आ गया 13 आ गया, और जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ गया 403 मिलियन। तो डेट इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग द प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब क्या करेंगे सर? अब हम इन सारी चीज़ों को इसमें प्लग इन कर देंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी सर। सबसे पहले सर मेरे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर था। मैंने जानबूझ के 3 कॉलम्स बनाए, टोटल का कॉलम नहीं बनाया। मेरे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, और मेरे पास यहाँ पे लाइसेंस है। ठीक है सर, सॉफ्टवेयर के हिसाब से अब टेक्निकली देखा जाए तो मेरी ओपनिंग 240 था। ओपनिंग मेरा जो था वो 126 था। वर्किंग का रेफरेंस नहीं दे रहा, लेकिन आप दे सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद हमने इसको जब माइनस किया तो हमारे पास 114 आ गया था। सेपरेट एक्विजिशंस हमारे पास कितनी थी? 410 थी। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल हमारे पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, क्योंकि अक्वायर हुआ था। हमने एमोटाइजेशन जो माइनस करी वो कितनी माइनस करी थी भाई? सॉफ्टवेयर की एमोटाइजेशन एक हमारे पास आई थी ये वाली 41, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो एमोटाइजेशन आई थी वो आई थी 38। ये 2 एमोटाइजेशंस थी हमारे पास, 41 और 38। तो 41 और 38 होते हैं 79।
ठीक है, ये माइनस हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसी इसमें इम्पेयरमेंट भी निकला था। सॉफ्टवेयर में इम्पेयरमेंट कितना निकला था भाई, ये इम्पेयरमेंट निकला था, रेलिवेंट अमाउंट थी इम्पेयरमेंट की। हम इम्पेयरमेंट भी इसके अंदर ले रहे होंगे, 18 से ये इम्पेयर हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे सबको, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा सर, हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा अच्छा, इसके अंदर मेरे ख्याल से हमारे पास वो नहीं था, रिवॉल्यूशन नहीं हो रही थी, राइट। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास रिवॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। इम्पेयरमेंट हमने लगा दी तो ना डिक्रीज़ है, तो ये हमारे पास नेट कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ रही होगी इसकी 427। अगर हम सबको प्लस माइनस एक दफ़ा मैं कर भी लूँ कि 114 में हम 410 अगर ऐड कर दें और 79 माइनस कर दें और 18 माइनस कर दें, तो हमारे पास 427 आ रही होती है, ठीक है। अगर हम इसको ग्रॉस लेकर चलें तो ग्रॉस लेकर कैसे चलेंगे सर, 240 और प्लस 410, ये ग्रॉस आ जाएगा, यानी कि ये 240 और ये 410 दोनों ग्रॉस आ जाएगा हमारे पास 650। और अगर मैं इंटायर सबका अगर एमोटाइजेशन वगैरह 126 प्लस 79 प्लस 18 अगर मैं माइनस करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 2023। अगर मैं सारी एमोटाइजेशन और इम्पेयरमेंट माइनस कर दूं तो ये घूम फिर के वही 427 आ जाएगा मेरे पास। यूज़फुल लाइफ सर मेरे पास कितनी थी यहाँ पर, जी यूज़फुल लाइफ मेरे पास थी यहाँ पर, यूज़फुल लाइफ कितनी थी भजन, यूज़फुल लाइफ बताइएगा, यूज़फुल लाइफ यूज़फुल लाइफ हमने एक 5 साल ली, ये नहीं 5 इयर्स ली, और दूसरी हमने कितनी ली भाई, दूसरी हमने 3 साल ली, ठीक है। तो टेक्निकली हमने देखा जाए तो 5 इयर्स हमने एक पे ली और 3 इयर्स हमने दूसरे पे ली, ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास मेजरमेंट बेसिस क्या थे भाई, कॉस्ट था, और एमोटाइजेशन मेथड हमारे पास था SLM, ठीक है सर। ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। तो दिस इज क्लास हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास डेवलपमेंट थी, हमने इसको डेवलप किया था, तो इंटरनली जनरेटेड पे आएगा, ना ओपनिंग बैलेंस था, ना हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर हमारे पास 416 आ जाएगा, 416 के बाद सर हमने एमोटाइज़ कर दिया था इसको 13 से, 13 से ये एमोटाइज़ हो गया था। और उसके बाद हमारे पास ना ये था ना ये था ना ये है, हमारे पास 416 में से जब 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 403, और हमारे पास ग्रॉस भी 416 ही था, 13 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 403 है सर। हमने इसको भी कॉस्ट मॉडल पे लिया, इसकी यूज़फुल लाइफ हमारे पास 8 इयर्स थी, मेथड हमारे पास SLM था। उसके बाद सर लाइसेंस में आ जाते हैं। लाइसेंस हमारे पास सेपरेट एक्विजिशन पे था, ना इसकी ओपनिंग कुछ भी नहीं था, ये हमारे पास सेपरेट एक्विजिशन पे आया था, हमने इसको 174 पे सेपरेट एक्वायर कर लिया। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल कुछ नहीं था। एमोटाइजेशन हमारा करंट ईयर में 14 निकला था, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन हुई थी बिल्कुल इसके अंदर, इम्पेयरमेंट कुछ भी नहीं था, रिवैल्यूएशन सरप्लस था, सरकार रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास आया था 16। अच्छा, यहाँ मैंने डिक्रीज़ लिखा है, ये एक्चुअल में तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है जी, ये 16 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारे पास PL में कुछ भी नहीं जाएगा, और ये हमारे पास आंसर बनता 176। ठीक है सर, ये नेट कैरिंग अमाउंट आपकी 176 बनती। उसके बाद यहाँ पर आपका घुमा फिरा के आपका 176 ही आ जाता, और हमें इसको कोई भी एमोटाइजेशन नहीं करनी, आपका आंसर जो है वो 176 पा जाता, क्योंकि
192 को जब आप कंपेयर करके इसको रिवैल्यूशन पे लेकर आएंगे तो आपका रिवैल्यूड अमाउंट जो होगा वो 176 पर आएगा। यहाँ पर सर हमारे पास यूज़फुल लाइफ कितनी थी सर? यूज़फुल लाइफ हमारे पास यहाँ पर 6 ईयर्स थी। मेजरमेंट बेसिस हमारे पास यहाँ पर क्या थे सर? यहाँ पे रिवैल्यूशन मॉडल था। और यहाँ पे मेथड कौन सा था सरकार? स्ट्रेट लाइन मेथड। हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड था। तो क्लास दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को डिकोड करने में हमें टाइम भी लगा, समझ में भी आई, लेकिन याद रखिएगा कि एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इतना बड़ा सवाल आप शायद 100% अटैम्प्ट ना कर सके। तो इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू स्किप 1 to 3 marks if you are thinking to struggle with any kind of a question. Don't stick to any question and move on, ताकि आपके 2-3 मार्क्स की वजह से आपके बाकी मार्क्स और बाकी चीज़ें स्टेक पे ना आए। तो अपनी जो क्वेश्चन है, अपनी जो क्वेश्चन की जो एग्जामिनेशन की जर्नी है उसके अंदर मूव ऑन कर जाया करें अगर कहीं पे भी चीज़ों में फंसे तो। क्योंकि इस सवाल के अंदर काफ़ी सारे एरियाज ऐसे थे जिसके अंदर स्कोरिंग की जा सकती थी और काफ़ी सारे ऐसे थे जिसमें एग्ज़ामिनर फंसाने की भरपूर कोशिश उसने करी और बच्चा फंस भी गया होगा। तो फंसना नहीं, आपने आगे बढ़ना है। अच्छा, इसका